हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण और 2 दोष को लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण और 2 दोष को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण देख लीजिए, यह सरकार लोगों द्वारा चुनी होती है। चुनाव में जो जीतता है वही अपनी सरकार बनाती है। तो पहला गुण क्या है, तो जो लोकतांत्रिक सरकार होता है ये लोगों के द्वारा चुनी होती है और जो चुनाव में जीतता है वही अपनी सरकार बनाती है। तो ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देख लीजिए, यह सरकार जनता की होती है और जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ये जनता की होती है और जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ये जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो इसके 2 गुण हो गए। अब हम यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के 2 दोष देखेंगे। तो इसका पहला दोष देख लीजिए, इस सरकार में फैसले लेने में बहुत समय लग जाता है। लोकतांत्रिक सरकार जो होता है इसमें फैसले लेने में बहुत समय लग जाता है। तो ये पहला दोष हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा दोष देखेंगे, भ्रष्टाचार पर काबू पाने में ये सरकार असफल साबित हुई है। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है ये भ्रष्टाचार पर काबू पाने में जो सरकार होती है ये असफल साबित होती है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अगर किसी देश में कोई विकास का कार्य करना है, अगर उसमें जनता भी शामिल होती है तो वैसे लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है, किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए अब समझते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्य में भाग लेते हैं उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपने देश भारत में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है। इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझ लीजिए कि वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्य में भाग लेते हैं उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, तो अपने देश भारत में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगर ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर।
3 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार कानून क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुआ। तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुआ? तो राजस्थान से हुआ, इसे आपको याद रखना है। और सूचना के अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ। और सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। सूचना के अधिकार कानून से लोग जागरूक होते हैं। जो सूचना का अधिकार कानून है इससे लोग जागरूक होते हैं। सूचना के अधिकार से सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाता है। जो सूचना का अधिकार होता है, अगर सरकार कोई सामान खरीद रही है, विदेश से सामान खरीद रही है, तो कितने दाम में खरीद रही है, ये सूचना के अधिकार से आप सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो सूचना के अधिकार से सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस कानून के पारित होने के बाद जनता बहुत जागरूक हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सूचना का अधिकार कानून क्या है। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुआ और सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ। सूचना के अधिकार कानून से लोग जागरूक होते हैं। सूचना के अधिकार से सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है। इस कानून के पारित होने के बाद जनता बहुत जागरूक हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए यानी रुक जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं और कंपनियां दिवाला निकल जाएं तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए, तो इसे हम आर्थिक संकट कहते हैं। तो आर्थिक संकट किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जिसमें तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं और कंपनियां दिवाला निकल जाएं, कंपनियां में कोई काम न रह जाए तथा वस्तु मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए, तो हम इसे आर्थिक संकट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्क से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्क से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। तो रेशम मार्ग किसे कहा जाता था? तो वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था, तो उसी मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। जो रेशम मार्ग था ये कहां से शुरू होता था? तो ये चीन से शुरू होता था। इसे आपको याद रखना है। चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो जो रेशम मार्ग है इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा? तो चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पहुंचा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। तो वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था। जो रेशम मार्ग था वो चीन से शुरू होता था और चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसीलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।